नमस्कार, यादव मंच में आपका स्वागत है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद आज सफाई में शांति हवन करके सारे कर्मकांडों का समापन कर दिया गया। इसी के साथ राजनीति में मुलायम युग का अंत हो गया। मुलायम सिंह यादव जिस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में किए थे और वो समाजवादी पार्टी जो एक समय में लोकसभा में 38 सदस्यों के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, उस समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पे आ गई। उस जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी अखिलेश यादव के सामने आ गई हैं। इन सारी चुनौतियों क्या क्या राजनीतिक चुनौतियां हैं, इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुराग यादव। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यादव मंच में। अनुराग जी, क्या आपको लगता है कि जो विरासत मुलायम सिंह यादव छोड़ गए हैं उस राजनीतिक विरासत को अखिलेश यादव संभाल पाएंगे? देखिए, जो आपने सवाल किया राजनीतिक विरासत को संभालने का, तो ये सबसे बड़ी बात ये देखिए कि मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर दिया था अपने रहते। अगर हम 10 साल पहले की घटना को देखें कि 2012 में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पद पर अखिलेश यादव को उन्होंने अपनी तरफ से नामित किया, उन्होंने ही सबसे पहले अखिलेश यादव के नाम की चर्चा की। और जबकि उस समय जो माहौल चल रहा था वो ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बनेंगे और सभी लोग ये चाह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने खुद ना बनते हुए अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। कई लोगों ने इस पर बड़ी टीका टिप्पणी भी की, लेकिन मुझे आज मुलायम सिंह यादव जी की यह दूरदर्शिता नजर आ रही है कि उन्होंने समय रहते अपना एक अच्छा उत्तराधिकारी तैयार कर दिया। आज इन 10 सालों में अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभाली, 5 साल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सरकार चलाई और कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की। उसी के साथ उन्होंने हार का भी मजा चखा और ये भी अनुभव प्राप्त किया, और नेताजी के रहते हुए ये दोनों अनुभव रहे। उन्होंने सर्दी भी देखी और गर्मी भी देखी। तो एक तरीके से नेताजी ने अपने उत्तराधिकारी को सर्दी गर्मी हार जीत सब से पूरी तरीके से ट्रेन कर दिया, पूरी तरीके से वाकिफ करा दिया। तो निश्चित रूप से नेताजी की जो राजनीतिक विरासत है उसको अखिलेश यादव जी बहुत अच्छी तरह संभालेंगे और अपने पिता के सपनों को, पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष के सपनों को निश्चित रूप से पूरा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव के पास राजनीतिक चुनौतियां भी बहुत हैं? निश्चित रूप से देखिए, मुलायम सिंह यादव जी एक बड़ी राजनीतिक विरासत छोड़ के गए हैं और उनका एक राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा कद रहा। आप सबसे बड़ी बात यह देखिए कि करीब 55 साल की राजनीति मुलायम सिंह यादव जी की रही, तो ये कितनी बड़ी राजनीतिक विरासत वो हैंडओवर करके गए। और इसी के साथ बहुत सी चुनौतियां मुलायम सिंह जी के ना रहने के बाद अखिलेश यादव के सामने आ गई हैं। तो इन चुनौतियों से निपट कर ही अखिलेश यादव का व्यक्तित्व और कद निश्चित रूप से निखरेगा। और जिस तरीके की अभी हमने चर्चा की कि अखिलेश यादव जी को एक अच्छा अनुभव इन 10 सालों में मिल चुका है और मुझे लगता है कि ये सारी चुनौतियों से वो निपटने में सक्षम भी होंगे। क्या आपको लगता है कि कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां अखिलेश यादव के सामने हैं? देखिए, एक जो सबसे बड़ी चुनौती अब मुलायम सिंह यादव जी के ना रहने पर है, वो पहली तो ये है कि पार्टी को जोड़े रखना। पार्टी के जितने महत्वपूर्ण नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको अपने साथ जोड़े रखना और इसी के साथ साथ परिवार को भी जोड़े रखना, क्योंकि एक बड़ी राजनीतिक ताकत परिवार से भी
मिल रही है। जो सैफई परिवार है वो ऐसा परिवार है, वो केवल परिवार नहीं है, वो एक तरीके से राजनीतिक ताकत भी पार्टी को देता है। तो अखिलेश यादव जी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है कि पार्टी को जोड़ना, इसी के साथ परिवार को जोड़ना। दूसरी जो एक चुनौती उभर कर आ रही है वो ये है कि जो बेस वोट है समाजवादी पार्टी का जो जनाधार मुलायम सिंह यादव जी ने तैयार किया था, वो पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम वर्ग और दलित जातियों में था। इस बेस वोट को संभाले रखना। अब नेताजी ने इसके लिए बहुत से ऐसे काम किए कि आज भी बहुत सी पिछड़े वर्ग की जातियां या मुस्लिम वर्ग उनको भूल नहीं पाता है। तो अखिलेश यादव को जरूरत है कि किस तरीके से पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को, दलित जातियों को समाजवादी पार्टी के साथ वो जोड़कर रख पाते हैं। क्योंकि एक चुनौती ये है कि अब सबकी निगाहें इस बेस वोट पर लग गई है। आप अगर मुस्लिम वर्ग को ही लीजिए तो आज की तारीख में जहां बसपा अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी से इमरान मसूद जी छोड़कर गए, गुड्डू जमाली ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को आजमगढ़ में चुनौती दी, दोनों ही आपके नेता बहुजन समाज पार्टी के हैं। इसी के साथ आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस भी चाहेगी कि मुस्लिम वर्ग उसको सपोर्ट करे। और सबसे जो बड़ी बात है कि अब तो बीजेपी भी मुस्लिम वर्ग में सेंध लगाने की शुरुआत कर दी है। तैयारी नहीं है, शुरुआत कर दी है। आप देखिए अभी 2 दिन पहले ही पसमानदा सम्मेलन हुआ, बीजेपी ने करा पसमानदा सम्मेलन, और जो पसमानदा समाज है वो 90% मुस्लिम समाज का भाग है। तो इस तरीके से मुस्लिम बीजेपी ने भी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की शुरुआत कर दी। तो एक अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि इस मुस्लिम वर्ग को कैसे वो अपने साथ रखते हैं। फिर पिछड़े वर्ग पर भारतीय जनता पार्टी पहले से काम कर रही है और काफी कुछ पिछड़ी जातियां भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी भी हुई हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग बहुजन समाज पार्टी के साथ भी है, ठीक है। और अब कांग्रेस भी पिछड़े नेताओं को अपने साथ, जैसे उन्होंने अभी आप देखिए जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उसने पिछड़े वर्ग के भी लोगों को बनाया, 2 लोग पिछड़े वर्ग के थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनकी निगाह पिछड़े वर्ग पर भी है। तो ये बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने है कि पार्टी को जोड़ना, बेस वोट को बचाए रखना। और इसी के साथ जो एक बड़ी बात यह है कि पार्टी अब अखिलेश यादव की लड़ाई बीजेपी जैसी अनुशासित संगठित पार्टी से है। तो अब आप अपने संगठन को कितना मजबूत रख पाते हैं और कितना नीचे स्तर तक उस संगठन को सक्रिय कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी जरूरत है। जब पन्ना प्रमुख बीजेपी का काम करेगा तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आपको कम से कम बूथ लेवल तक तो जाना ही पड़ेगा अगर उससे लड़ना है। और बूथ लेवल तक आपके कार्यकर्ता पूरी तरीके से सक्रिय और पूरी तरीके से प्रशिक्षित होने चाहिए। नहीं, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वैसे जमीनी लेवल तक के हैं, लेकिन उनको कितना सक्रिय कर पाते हैं अखिलेश यादव, ये देखने वाली बात है। और क्या इन चुनौतियों के साथ 2024 का समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या नजर आता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में मुझे बहुत अच्छा भविष्य नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की लीडरशिप समाजवादी पार्टी के पास है, निश्चित रूप से वो काफी आगे दिखाई पड़ेगी। और 2024 में काफी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर अभी से आप देखें तो लड़ाई केवल 2 पार्टियों के बीच की दिख रही, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। और इस स्थिति में अखिलेश यादव अब किस तरीके से, क्योंकि अब पूरा देखिए हार और जीत दोनों का पूरा क्रेडिट अखिलेश यादव के ऊपर ही जाना है। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के पास अब एक अच्छा खासा अनुभव है। इसी के साथ जो अभी 2022 के चुनाव हुए और उसमें जो उन्होंने सफलता पाई, इसी के साथ साथ कई सीटें जो वो लूज कर गए, तो उन्होंने क्या गलतियां की, क्या कमियां रह गई, ये एक बड़ा अनुभव भी अखिलेश यादव के साथ है।
अनुभव तो मिला। वो इस अनुभव को और इस पूरी अपनी सफलता के साथ जो उनके अंदर एक आत्मविश्वास आया है कि हम कहीं ना कहीं बीजेपी को मात दे सकते हैं, बीजेपी को रोक सकते हैं, बीजेपी की सीटें अगर घटा सकते हैं तो हम बीजेपी को कहीं बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर भी ले जा सकते हैं। और जिस तरीके से वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी का बढ़ा, तो एक आत्मविश्वास पार्टी के अंदर आया है, अखिलेश यादव के अंदर आया है, और वो निश्चित रूप से इसका पूरा उपयोग लोकसभा चुनाव में करेंगे। और इस लिहाज से लोकसभा 2024 में समाजवादी पार्टी एक बड़ी भूमिका के रूप में दिखाई पड़ेगी। तो क्या आपको लगता है कि 2024 में ये कुछ सहानुभूति की लहर भी काम आएगी? देखिए, नो डाउट, देखिए मुलायम सिंह यादव जी के जो अंतिम संस्कार में जिस तरीके की भीड़ उमड़ी और सभी वर्ग और सभी पार्टी और सभी क्षेत्र के नेता जिस तरीके से वहां पर पहुंचे आए और उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की, उसको देखकर निश्चित रूप से लगता है कि एक बड़ी सहानुभूति लहर अखिलेश यादव के पक्ष में है। अब सवाल इस बात का है कि इसका फायदा समाजवादी पार्टी किस तरीके से ले पाती है और कितना ले पाती है, ये समाजवादी पार्टी पर निर्भर करेगा। लेकिन निश्चित रूप से मानिए कि मुलायम सिंह जी के न रहने पर ये नगर निकाय चुनाव आने जा रहा है और इसके बाद लोकसभा चुनाव है, इसमें निश्चित रूप से सहानुभूति लहर काम करेगी। अनुराग यादव जी, जो समाजवादी पार्टी व अखिलेश यादव के चुनौतियों जैसे मुद्दों पे बात कर रहे थे, ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि चुनौतियां और सहानुभूति की लहर नगर निकाय के चुनाव व 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम तय करेंगे। इसी तरह के मुद्दों पे चर्चा के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल yadavmanch.com। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.